तो अभी हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखने वाले हैं। यहाँ सबसे पहला टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम किस के लिए करते हैं, तो ये है शॉर्ट टर्म एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस है शॉर्ट टर्म एनालिसिस। और यहाँ पर जो ये अपना सेल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और ये प्रॉफिट है। तो टोटल सेल जो हुआ तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्लस प्रॉफिट। और एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, ये बता रहा है कितना वेरिएबल्स है। जैसे कि ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हमारा ये फिक्स्ड कॉस्ट था और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये सेल हमने किया। तो इस तरीके से ये हमको टोटल प्रॉफिट मिल गया। और यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ की सेल इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, दोनों को ऐड करने पर बराबर है। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो अपना टोटल सेल हुआ, सेल इज इक्वल्स टू, सपोज करिए एक्स नंबर ऑफ आइटम हमने सेल किया, तो एक्स इंटू एस इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हो गई एफ अपॉन एस माइनस वी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन है एस माइनस वी इंटू एक्स। तो एस माइनस वी इंटू एक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन है और कंट्रीब्यूशन है एस माइनस वी। तो कंट्रीब्यूशन हो गया एस माइनस वी। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पी अपॉन वी रेशियो हो जाएगा, डेल पी ओवर डेल एस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा जितना एस इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पे जो सेलिंग प्राइस वाली लाइन है इंटू एक्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट पे जो टोटल सेल है, दोनों को माइनस कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेल मिल जाएगा। फिर उसके बाद इन्वेंट्री में चलते हैं। तो देखिए इन्वेंट्री में हमको ध्यान रखने वाली बात है क्यू सिस्टम और पी सिस्टम। तो पी सिस्टम है फिक्स्ड पीरियड सिस्टम है और क्यू फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम है। तो इतना ज़्यादा कहीं कुछ पूछता नहीं है सब, बाकी इतना ध्यान रखिए कि पी सिस्टम में फिक्स्ड पीरियड सिस्टम है और क्यू सिस्टम फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए आता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में रहता क्या है, देखिए उतना नंबर ऑफ ऑर्डर हम यहाँ पर रखेंगे ताकि हमको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो और टोटल कॉस्ट जो लगे अपनी मिनिमम लगे। यू शेप का बनता है, ये पूछा जाता है कौन सी शेप का बनता है, तो यू शेप का बनेगा। क्यों इधर जाएंगे तो, और ये क्यों है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कॉस्ट जो है डिक्रीज हो रही है और उसके बाद अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है। तो इस तरीके से यू शेप का बनता है। तो सबसे जो बेसिक कॉमन मॉडल है हैरिस विल्सन मॉडल है, इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। ये टर्म ध्यान रखना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेसमेंट रहता है। और टोटल जो कॉस्ट लगेगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, डी इंटू सी, जो कि है नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंटू जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट पर पीस, वो हो जाएगा डी इंटू सी प्लस डिमांड अपॉन डी, जो यहाँ पर डिमांड है, और सी है यूनिट कॉस्ट का प्राइस। तो डी अपॉन क्यू इंटू सी ओ, और सी ओ ऑर्डर कॉस्ट है, क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड, नंबर ऑफ जितना हम ऑर्डर करेंगे एक बार में वो है, डिमांड है जो अपना डिमांड है। तो क्यू अपॉन 2 इंटू सी एच है होल्डिंग कॉस्ट। तो ये सब ऐड करके टोटल कॉस्ट आता है। और टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक कब होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर 2D CO अपॉन CC, या कि CH, जो कि है होल्डिंग कॉस्ट। ध्यान रखना है ये पर ईयर में रहेगा। ये कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रहेगा एक ऑर्डर के लिए, और ये रहेगा होल्डिंग कॉस्ट पर पीस पर ईयर। तो ये इनकी यूनिट है। फिर उसके बाद क्यू स्टार इज इक्वल्स टू अंडर Q1 Q2 और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विथ प्राइस ब्रेक। तो अगर हम प्राइस ब्रेक करते हैं तो CH, इफ CH इज वेरिंग स्टार्ट चेकिंग द EOQ। तो अगर जैसे कि लिख दिया कि अगर हम 500 से कम ऑर्डर करते हैं तो जो अपना होल्डिंग कॉस्ट लगेगा वो लगेगा, मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर कर रहे हो मोर देन 500 तो आपको मिलेगा 2% डिस्काउंट, बट इसका यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से दिया रहता है, तो अलग अलग हम ये चेक करते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा, गेट में 2-3 बार आ चुका है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपको पूछा है कि बिल्टअप मॉडल है, तो बिल्टअप मॉडल में DC प्लस डी अपॉन क्यू इंटू CO प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू CH पी माइनस डी अपॉन पी, ये टर्म हो जाएगा। और इसका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगा, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसमें अंडर 2D CO अपॉन CC अंडर P अपॉन P माइनस D। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से अगर शॉर्टेज और स्टॉक आउट है तो उसमें जो टोटल कॉस्ट लगेगा उसका ये फार्मूला है,
मेन ये नहीं आता, इसमें ध्यान रखिए कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो इस तरीके से निकलेगा अंडर 2d CO अपॉन CC अंडर CS प्लस CH अपॉन CS, क्योंकि CS है कॉस्ट ऑफ बैक ऑर्डर या कि शॉर्टेज कॉस्ट। इसी तरीके से जो टोटल इसका कॉस्ट लगेगा वो अंडर 2d CO अपॉन CC इंटू CB अपॉन CB प्लस CH हो जाएगा। और जो इसका स्टॉक आउट यूनिट है तो स्टॉक आउट यूनिट इस तरीके से निकलेगा, Q स्टार यहाँ पर रहेगा और CH अपॉन CS प्लस CH दोनों को माइनस कर देंगे, Q स्टार माइनस S स्टार माइनस करेंगे तो मैक्सिमम इन्वेंट्री आ जाएगा। ये गेट में 2 बार पूछ भी चुका है, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री आपको ध्यान रखना है, Q स्टार निकालना है, S स्टार निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है तो मैक्सिमम इन्वेंट्री M स्टार आ जाएगा। इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगा, Q स्टार माइनस S स्टार करेंगे तो M स्टार आ जाएगा। फिर उसके बाद ये याद रखिए कि टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस बैक ऑर्डर, ये करना है प्रॉफिट के लिए। लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस जो स्क्रैप है या कि जो बचा हुआ माल है उसको यहाँ पर स्क्रैप बोला जा रहा है। जैसे कि पेपर वगैरह आपके पास स्टोर में है, उतना बिका नहीं तो वो जो बचा है वो अब खराब हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर अगले दिन कोई नहीं पढ़ेगा पुराना, तो वो स्क्रैप में आएगा। इस तरीके से स्क्रैप या सेलवेज कॉस्ट प्लस CH होल्डिंग कॉस्ट, तो ये रहेगा लॉस्ट में। अब इसके बाद P अपॉन P प्लस L करेंगे, जो ये रेशियो निकालेगा तो एक टेबल आपको दिया रहेगा, उस टेबल से आपको देख लेंगे तो ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल में दिया रहेगा कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का चार्ट और नंबर ऑफ ऑर्डर, उस तरीके से आप मिला लेंगे कि क्या वैल्यू आपका क्या आंसर आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए प्रॉफिट और लॉस P अपॉन P प्लस L होता है। फिर उसके बाद सर्विस लेवल मॉडल में चलते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखेंगे, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू लीड टाइम इनटू डिमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू लीड टाइम इनटू डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक। फिर ABC एनालिसिस, तो बहुत टाइप के एनालिसिस है। ABC एनालिसिस ये रहता है अकॉर्डिंग टू यूजेस वैल्यूज, यूजेस वैल्यूज के हिसाब से रहेगा। इसमें क्या करते हैं कि जो ए वाले अमाउंट हैं, किनको हम ए कैटेगरी में रखेंगे, जो कि बहुत महंगे हैं और उनका जो अमाउंट रहेगा कम रहेगा, मतलब महंगे तो बहुत हैं लेकिन उनका जो नंबर रहेगा, उनकी क्वांटिटी रहेगी वो कम रहेगी, ऐसे को हम ए बोलते हैं। और बी फिर सी, तो इसी तरीके से जो सी रहेगा वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा रहेंगे लेकिन उनका जो यूनिट प्राइस है, उनकी वैल्यू है वो बहुत कम है। तो ए 10 to 20% कंटेन करेगा आइटम नंबर ऑफ वैल्यू के हिसाब से, लेकिन उसका जो परसेंटेज रहेगा उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो 60 यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन 60 to 80 रहता है। ध्यान रखिए 60 to 80 रहेगा उसका कॉस्ट और उसकी क्वांटिटी रहेगी 10% अराउंड। यूसेज वैल्यू के हिसाब से रखते हैं, इसको बोलते हैं पेट्रोस 80-20 रूल, पेट्रोस 80-20 रूल। फिर इसी तरीके से आप रिटेल शॉप में जाएंगे तो रिटेल शॉप में जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं वो है FSN, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम, तो ये रिटेल शॉप के लिए रहता है। फिर चलते हैं सीक्वेंसिंग में, तो सीक्वेंसिंग में ध्यान रखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है जॉब फ्लो टाइम मेक स्पेंड टाइम, टार्डीनेस, नंबर ऑफ जॉब्स इन सिस्टम, एवरेज जॉब फ्लो टाइम। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं क्या है इन सारे की वैल्यूज। देखिए एक न्यूमेरिकल से हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सारी वैल्यूज रहेंगी। तो उसके लिए सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है जॉब्स यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको दिया है प्रोसेसिंग टाइम कितना उसमें टाइम लग रहा है और ड्यू डेट मतलब हमने ग्राहक को किस डेट को वादा किया है कि आपको ये सामान तब मिल जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर आप नंबर जॉब्स दिया हुआ है 1 2 3 4, उसमें प्रोसेसिंग टाइम लगने वाला है 4 और 4 दिन, 7 दिन और 2 दिन और 8 दिन। इसका जो ड्यू डेट है 6 है, 9 है और 19 है और 17 है। इसको हम मिनिमम टार्डीनेस, जब मिनिमम हमको टार्डीनेस चाहिए, मिनिमम टार्डीनेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, MPT प्रोसेस यूज़ करते हैं, मतलब मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। तो जो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा वो मिनिमम रहेगा, ऐसे हम उसको अरेंज करते हैं। तो सबसे कम क्या है 2 है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 7 दिन लग रहा है तो 7 है और फिर 8 है। इनका हम सीक्वेंस यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 है उसका सीक्वेंस 3 था, फिर 4 है और 7 है तो और फिर 8 है।
तो ये हमने प्रोसेसिंग टाइम टोटल अरेंज कर लिया इस तरीके से। अब उसके बाद क्या रहेगा कि प्रोसेसिंग टाइम अरेंज करने के बाद हम ड्यू डेट भी इसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो ड्यू डेट क्या था, 2 का ड्यू डेट था 19 और 4 का था 6 और 7 का है 9 और 8 का है 17। फिर इसके बाद जो अपना प्रोसेसिंग टाइम है इसको हम जॉब फ्लो टाइम बना लेंगे। जॉब फ्लो टाइम, तो जॉब फ्लो टाइम क्या है, जैसे कि हमने सबसे पहले इसको बनाया, फिर इसी तरीके से बनाते जाएंगे तो डेट ऐड होती जाएंगी। जैसे इसमें 2 दिन लगा, फिर 4 2 6 दिन लगेगा, फिर 7 6 13 दिन लगेगा और 13 8 तो 8 3 11 21 दिन लगेगा, है ना। तो हमने यहाँ पर ड्यू 19 का दिया था और कंप्लीट 2 में ही हो गया, मतलब यहाँ हम सेफ हैं, कोई टार्डनेस वगैरह नहीं आया है ना। और यहाँ 6 का ड्यू था, 6 में ही कंप्लीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 का ड्यू था लेकिन कंप्लीट 13 में हो रहा है, मतलब 4 का टार्डनेस है। इसी तरीके से 17 में कंप्लीट होना था, मतलब ड्यू डेट था अपना 17 का और कंप्लीट हो रहा है 21 में, तो इसमें भी 4 का टार्डनेस है। फिर अब इसके बाद इसी टेबल से सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि आपको पूछेगा मेक स्पेंड टाइम, तो मेक स्पेंड टाइम कितना होगा 21। तो मेक स्पेंड टाइम जो कि है MST, मेक स्पेंड टाइम कितना हो गया 21 हो गया। टोटल जॉब फ्लो टार्डनेस, जॉब फ्लो, अगर मान लीजिए सपोज करिए आपसे जॉब फ्लो पूछ रहा है, जॉब फ्लो टाइम फॉर 2, जॉब फ्लो टाइम 2 के लिए, इस 2 जॉब के लिए जॉब फ्लो टाइम कितना है, तो इसके लिए जॉब फ्लो टाइम कितना है 13 दिन, तो इसको हो जाएगा 13 दिन। इसी तरीके से इसका आप टोटल ऐड करिए तो 6 2 8, तो 13 8 21, 21 दूना 42, टोटल 42 आइए। 42 क्या बताएगा, ये बताएगा टोटल जॉब फ्लो टाइम। जॉब फ्लो टाइम ये ही, तो टोटल जॉब फ्लो टाइम कितना हुआ, टोटल जॉब फ्लो टाइम ये है 42, जॉब फ्लो टाइम टोटल हो गया 42। अब एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स फ्लो टाइम पर जॉब, तो एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब, तो पर जॉब में कितना जॉब फ्लो टाइम लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 42 टोटल लग रहा था और टोटल जॉब कितने हैं 1 2 3 और 4, टोटल 4 जॉब हैं, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। इसी तरीके से आपको एवरेज अगर टार्डनेस पूछेगा तो एवरेज टार्डनेस किस तरीके से आ जाएगा, तो एवरेज टार्डनेस के लिए टोटल टार्डनेस कितना है 4 4 8, तो 8 टोटल टार्डनेस हो गया, इसका एवरेज ले लीजिए, मतलब टोटल 4 जॉब है तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 2, एवरेज टार्डनेस आ गया 2। इसी तरीके से एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन सिस्टम, तो एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन सिस्टम, या कि इसी को और भी तरीके से बोल सकता है कि एवरेज इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो एवरेज इन प्रोसेस इन्वेंट्री, एवरेज इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितना है, एवरेज इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो जाएगा आपका 42 अपॉन टोटल ये अपॉन टोटल मैक्स स्पेंड टाइम, टोटल जॉब फ्लो टाइम अपॉन टोटल मैक्स स्पेंड टाइम, तो ये हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन सिस्टम, या कि एवरेज इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इस तरीके से आपका टोटल आपका फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मिनिमम टार्डनेस पूछ रहा है या कि मेक स्पेंड टाइम से आपको पूछ रहा है ये सारी चीज़ें, तो आप इसको कर लेंगे, प्रोसेसिंग टाइम को प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अरेंज करेंगे। लेकिन अगर अभी बोलता है कि ड्यू डेट या कि डिलीवरी डेट के हिसाब से आपको अरेंज करना है, तो फिर आप इसके हिसाब से अरेंज करते हैं कि सबसे कम 6 है, फिर 9 है, फिर 17 है, फिर 19 है, और फिर प्रोसेसिंग टाइम को सेम प्रोसेस जो हमने किया है वो रिपीट करना पड़ता। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अगर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रहेगा तो हम SPT रूल लगाएंगे, या कि अर्लीस्ट ड्यू डेट पूछेगा तो EDD के हिसाब से अरेंज करेंगे। क्रिटिकल रेशियो ड्यू डेट अपॉन प्रोसेसिंग टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल रेशियो क्या रहेगा, ड्यू डेट अपॉन प्रोसेसिंग टाइम, स्लैक टाइम रिमेनिंग ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम, तो ये हो जाएगा स्लैक टाइम रिमेनिंग। इसी तरीके से फिर देखिए जॉब को अरेंज करने का प्रोसीजर, जैसे कि 2 जॉब हैं, 2 जॉब आप किस तरीके से अरेंज करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपका जो जॉब है वो काम हो रहा है मशीन A में, फिर उसके बाद मशीन B में जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो A में कम रहेगा, मतलब सबसे पहले A में मशीन में जाएगा, तो यहाँ हम सबसे पहले कम टाइम को चुन लेंगे। सबसे कम टाइम कितना है 7 है, तो हम पहले 2 जॉब को प्रोसेस करेंगे, जॉब नंबर 2 को। उसके बाद फिर हमने 2 जॉब का काम ले लिया, उसके बाद इधर जाते हैं, तो अब A में सबसे कम क्या है 10 और B में सबसे कम क्या है 8, तो B सबसे पहले A में प्रोसेस होगा, फिर B में होगा, तो B में जो सबसे कम रहेगा उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो B में सबसे कम क्या है 8 है, 8 का जॉब नंबर कौन सा है 1, तो 1 को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे।
हमने 1 जॉब को भी ले लिया, अब बचा 3, तो 3 हो जाएगा बीच में। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, इसमें भी सबसे कम जो रहेगा, सबसे कम कितना है, 8 है, तो 8 ए में 8 है 3, तो 3 को पहले लिख देंगे। इसी तरीके से बी में सबसे कम है 8, तो और 8 का जॉब नंबर है 1, तो 1 को सबसे लास्ट में रखेंगे, फिर बाकी जो बचेगा बीच में हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी देख लेंगे, जो सबसे कम है, सबसे कम 7 है, 3 में भी 7 है, 1 में भी, तो देखिए दोनों में सेम हो रहा है ना, तो हम बी में चले जाएंगे। बी में सबसे कम क्या है, 8, तो 8 को बी में सबसे कम है 8, जो कि जॉब नंबर है 2, तो सबसे एंड में हम 2 को रख देंगे। अब बचा 3 एंड 1, तो इसमें देख लेंगे, फिर बी में जाएंगे तो 13 है और 10 है, तो 10 बी में है, इस वजह से हम पीछे से रखेंगे, तो सॉरी, तो यहां पर गलत दिया है, सबसे कम 8 है, तो 8 सबसे कम है, 2 रखेंगे क्योंकि ये बी में है, तो सबसे एंड में आएगा। उसके बाद फिर 7 और 7, तो ये सेम है, लेकिन हम बी में चले जाएंगे, तो बी में सबसे कम है 10, तो 10 बी में आ रहा है, इस वजह से 3 हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2, 3 और फिर आ जाएगा 1, ये होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ भी देख लेंगे, सबसे कम है 6, तो 6 बी में आ रहा है इन दोनों में, तो बी में अब 2 ठो हैं, तो ए में देखिएगा कि 8 है, 8 सबसे कम है, तो 2 को हम बीच में रखना चाहिए, यहाँ 2 बीच में होगा, और 6 सबसे कम है, तो ये 3 हो जाएगा, और फिर इधर 1 होगा, तो इस तरीके से होगा। इसमें भी देख लीजिए, सबसे कम क्या है, 8 है और 8 है, तो सेम है, तो 1 चाहे पहले रख दीजिए चाहे बाद में रख दीजिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें चलते हैं, सबसे कम क्या है, 9, तो 9 दोनों में है, तो आप इसमें भी आगे पीछे कर सकते हो, तो 9 को आप 2 को चाहे आगे रखिए चाहे पीछे रखिए। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर 3 मशीन दी हुई है, तो पहले a प्लस बी को करके हम x और y रख लेंगे, फिर b और c करके y रख लेंगे, और x और y के हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे, तो इस हिसाब से चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। फिर पार्ट में चलते हैं, पार्ट और सीपीएम। तो देखिए सीपीएम रहेगा हमेशा लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, जो बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम सीपीएम को यूज़ करते हैं, और ये क्रिटिकल पाथ मेथड है, और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ठीक ना, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, और सिंगल टाइम बेस्ड मेथड है, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए रहता है क्रिटिकल पाथ मेथड। इसी तरीके से पार्ट रहेगा प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो कि इवेंट ओरिएंटेड, और 3 टाइम एस्टिमेशन रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रहता है। बेसिकली क्वेश्चन वगैरह पूछता है कंपटीशन में कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, तो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सीपीएम ध्यान रखना है। पार्ट में देखिए इक्विवेलेंट जो टाइम रहेगा वो हो जाएगा टीओ, ऑप्टिमिस्टिक प्लस पेसिमिस्टिक प्लस 4 टाइम ऑफ मीन अपॉन मीन, या कि मोस्ट लाइकली हो जाएगा, ये मोस्ट लाइकली, तो मोस्ट लाइकली 4 इंटू टी अपॉन 6, और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा b माइनस ए अपॉन 6, वेरियंस निकलेगा b माइनस ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद चलते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन शेड्यूल्ड टाइम, तो उसके लिए इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर आता है हेड स्लैग, टेल स्लैग और फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो देखिए इसको एक ग्राफ से देख सकते हैं, एक डायग्राम से देख सकते हैं। सपोज करिए अपने पास एक किसी तरीके से इस तरीके से कुछ था, हम यहाँ पर हर जगह में टाइम दिया हुआ था, और हम यहाँ से सॉल्व करते गए, टी ऐड करके यहाँ से जाते गए, जो मिनिमम रहेगा लिखते गए, इस तरीके से हमने बनाया। फिर किसी लौटते गए, फिर लौटते वक्त भी हमने चार्ट वगैरह बना लिया। अब हम एक एक्टिविटी को लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक्टिविटी h है, टाइम दिया हुआ है 6, और हम जो ग्राफ अपना बना रहे थे, ग्राफ बनाते वक्त हमने फाइंड किया EI 8 था और LI 11 था। इसी तरीके से सपोज करिए E2 आपका था 17 आया, और L2 सपोज करिए आ गया 17। अब हमको यहाँ पर जो डायग्राम से हमने फाइंड किया, तो डायग्राम से हमने इतना चीज़ हमको मिल गया है ना। आप एक्टिविटी डायग्राम दिया रहता है, उससे आप फॉरवर्ड जाएंगे और बैकवर्ड जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, ये आपको बताता है कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST, मतलब जो आपका डायग्राम था उसी डायग्राम में आपको EST मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ से मिल जाएगा LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट मिला था, लेकिन अर्लीस्ट फिनिश ये नहीं होगा, तो अर्लीस्ट फिनिश तो होगा क्या, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या निकलेगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 6,
तो ये हो जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इसी तरीके से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ से नहीं मिलेगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमको कहाँ से मिलेगा, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम -6, तो 17 - 6 11 और 8 + 6 14, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम 17 ना होकर के कितना रहेगा 14। तो ये आपको टोटल सारे टाइम मिल गए। अब क्या करना है कि अगर आपको पूछेगा कि फ्री फ्लोट कितना रहता है, तो फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए कि सीधा फ्री फ्लोट के लिए 17 जो सबसे ऊपर था -6 + 8, ठीक, ये हो जाएगा आपका टोटल फ्री फ्लोट। और इसी तरीके से अगर आप इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछेगा तो इंडिपेंडेंट फ्लोट 17 जो E2 था आपका 17 - 11 + 6 ये हो जाएगा 11 6 17 जो कि हो जाएगा 0, 8 6 14, 14 17 में 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको टोटल फ्लोट पूछेगा, ठीक, तो इतनी चीजें हो गई। अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल फ्लोट निकालना है तो टोटल फ्लोट देखिए यहां से नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको EFT चाहिए ही चाहिए। तो 8 6 14, तो यहां पर आ जाएगा 14 और टोटल फ्लोट के लिए क्या हो जाएगा 17 - 14, तो 17 - 14 जिसको कि अगर आप फार्मूला में बना करके लिखें तो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस जो टाइम लग रहा है बीच का वो। तो इस तरीके से टोटल फ्लोट आएगा। तो टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और फ्री फ्लोट। ध्यान रखिए कि जो आपका एक्टिविटी डायग्राम रहेगा वहां से हमको फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट मिलेगा, और टोटल फ्लोट के लिए हमको EST और ये सब चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा, तो जो डायग्राम से निकाला है उसी को नहीं लगा देना है। इस तरीके से टोटली सारी चीजें सॉल्व होंगी। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अगर आप क्रैशिंग कर रहे हैं तो क्रैशिंग को हम किसी एक सेपरेट वीडियो में अच्छे समझ लेंगे। क्रैशिंग को इतना ध्यान रखिए कि डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होता है, तो ये क्रैशिंग है। फिर उसके बाद फोरकास्टिंग में, तो देखिए फोरकास्टिंग में 2-3 मेथड हैं, उनको ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपको किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए डायरेक्ट सर्वे मेथड, मतलब आप डायरेक्ट सर्वे करा लीजिए। अगर आप ग्रुप ऑफ पैनल्स आप बैठा करके किसी चीज का फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डेल्फी अप्रोच। और एरर निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है मीन स्क्वायर एरर। तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए। फिर उसका देखिए एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में क्या होता है, FT = FT - 1 + अल्फा इंटू D - F, मतलब जस्ट इसके पहले वाले स्टेज का D डिमांड, एक्चुअल और फोरकास्ट। तो ये हो जाएंगी चीजें। फिर अल्फा = हो जाएगा 2/n+1। अगर मोर नंबर ऑफ इंटरवल आप लोगे तो मोर नंबर ऑफ इंटरवल ले रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम 1 रहेगी और मिनिमम 0, ठीक। अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो अल्फा 0 हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर 1 है तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मिनिमम 1 इंटरवल तो चाहिए ही ना। इस तरीके से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर 0 है मतलब स्टेबल है, और 1 है मतलब रिस्पॉन्सिव है। अल्फा अगर 0 है तो स्टेबल है, 1 है तो रिस्पॉन्सिव है। मेन एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लेंगे, तो मेन एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकलेगा, D - F। हमने पहले ही बताया कि D - F एरर है, और D - F का मोड वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ जितने भी हमने लिए हैं। तो जैसे कि एक का डिमांड और फोरकास्ट दिया रहेगा ना, तो जनवरी का सपोज करिए दिया हुआ है, फरवरी का दिया हुआ है, तो टोटल कितने हुए उसको n बोलेंगे। बायस क्या होता है, बायस = D - F/n हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मोड नहीं लगाएंगे। फिर रनिंग सम फोरकास्ट एरर RSFE, रनिंग सम फोरकास्ट एरर हो जाएगा D - F का समेसन। बायस क्या हो जाएगा RSFE/n। मीन स्क्वायर एरर, तो MSE क्या हो जाएगा D - F का होल स्क्वायर टू द n। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकलेगा, √MSE। ये सारी चीजें इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। फिर रिग्रेशन एनालिसिस है, उतना आता होता नहीं है, कहीं देखना तो आप देख सकते हो। बैलेंस डिले क्या है, बैलेंस डिले है 1 - टोटल वर्क कंटेंट अपॉन n इंटू साइकिल टाइम। तो इस तरीके से आप बैलेंस डिले निकाल सकते हो। 1 - बैलेंस डिले करोगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। स्मूथनेस इंडेक्स क्या होता है, समीशन ऑफ TSI माइनस मैक्सिमम जो रहेगा। जैसे कि ये क्या है, TSI और TSI क्या है, देखिए जैसे कि आपने बहुत सारी यहाँ पर मशीन्स वगैरह लगा रखी हैं,
आप एक आइटम जा रहा है, इसमें प्रोसेस हो रहा है 10 मिनट लग रहा है, इसमें 6 मिनट लग रहा है, इसमें 5 मिनट लग रहा है, तो ओवरऑल जो साइकिल टाइम हुआ 10 मिनट हुआ। ठीक ना, क्योंकि उसी 10 मिनट में सब कुछ हो जा रहा है, एक प्रोडक्ट निकल जा रहा है। जितना 10 मिनट लेगा उतने में तो ये दोनों काम हो जा रहा है ना, तो एक प्रोडक्ट निकल जा रहा है, तो साइकिल टाइम उसका हो जाएगा 10। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ से TSI मैक्सिमम जो रहेगा माइनस TSI को स्क्वायर कर देंगे समेशन का। फिर मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कंटेंट मतलब टोटल टाइम अपॉन जो साइकिल का टाइम रहेगा मतलब मैक्सिमम वाला। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर क्वेंग थ्योरी में चलेंगे तो देखिए अराइवल रहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस रहेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से निकल जाएगा। अराइवल को हम सपोज करिए बोलेंगे लेमडा, और ये हमेशा पर आवर रहता है, मतलब एक घंटे में कितने अराइवल हो रहा है, 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, और एक घंटे में सर्विस कितनी मिल रही है। मान लीजिए 6 लोगों को सर्विस मिल रही है, 5 लोगों को सर्विस मिल रही है, तो लेमडा अराइवल है पर यूनिट टाइम और म्यू है सर्विस पर यूनिट टाइम। तो ABC, ए है अराइवल पैटर्न जो कि रहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बी है सर्विस पैटर्न जो कि रहता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सी रहता है सर्विस नंबर ऑफ सर्वर्स, मतलब काउंटर में लाइन लगी हुई है तो काउंटर में सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं, तो उसके लिए हो जाएगा सी। डी हो जाएगा सर्विस रूल, तो डी हो जाएगा सर्विस रूल, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप पहले आइए पहले सर्विस पाइए, तो ये हो जाएगा सर्विस रूल। सी है कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, कितने लोग आ सकते हैं सिस्टम में। एफ है साइज ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन, तो ये एफ है। फिर उसके बाद सिस्टम यूटिलाइजेशन, तो कितने परसेंट सिस्टम बिजी है, उसके लिए हो जाएगा रो लिम्डा अपॉन म्यू। कितने समय सिस्टम खाली है, मतलब लोग नहीं है सिस्टम में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रो। एटलीस्ट एन कस्टमर इन द सिस्टम, मतलब एटलीस्ट एन कस्टमर रहे सिस्टम में, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रो टू द पावर ऑफ एन। एग्जैक्टली एन नंबर ऑफ सिस्टम रहे कस्टमर रहे सिस्टम में, तो रो टू द पावर एन इंटू पी नॉट। पी नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस रो, अभी हमने बताया। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखिए। और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, तो कस्टमर्स कैसे निकलेगा, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, ये सिस्टम में आ जाएगा। और इसी तरीके से एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, मतलब लाइन में कितने खड़े हैं, जो सर्विस ले रहा है उसको यहाँ पर नहीं गिनते हैं क्योंकि जितने लोग लाइन में खड़े हैं उन्हीं बस की बात हो रही है, तो लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा बाई म्यू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टाइम के लिए पूछेगा तो इनमें लेमडा का डिवाइड कर दीजिए दोनों में, तो टाइम ऑफ कस्टमर इन सिस्टम पूछेगा तो 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा। टाइम ऑफ कस्टमर्स इन क्यूइंग, मतलब कितने टाइम बाद उनका नंबर आएगा सर्विस के लिए, तो ये चीज़ है टाइम रिक्वायर्ड इन क्यू, तो 1 लेमडा का डिवाइड कर देंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वही रहेगा। इसी तरीके से इसको हम लिटिल्स लॉ बोलते हैं। फिर ये देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, e टू पावर माइनस लेमडा टी इंटू लेमडा टी टू पावर ऑफ n अपॉन n फैक्टोरियल। तो लेमडा है कस्टमर पर आवर, टी है टाइम, तो प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन टी टाइम रिक्वायर्ड टू सर्विस अ कस्टमर, मतलब एक कस्टमर आया है उसको मोर देन इतना समय लग रहा है, मोर देन 10 मिनट लग रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा e टू पावर माइनस म्यू टी, मोर देन टी टाइम रिक्वायर्ड टू सर्विस द कस्टमर, e टू पावर माइनस म्यू टी। फिर वेटिंग टाइम इन द क्यू इज ग्रेटर देन टी टाइम, तो वेटिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वेटिंग टाइम अगर मोर देन टी है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रो e टू पावर माइनस टी अपॉन डब्ल्यू एस, जो कि है प्रोबेबिलिटी ओ दैट वेटिंग टाइम इन क्यू इज ग्रेटर देन टी, तो इसके लिए हो जाएगा रो e टू पावर माइनस टी अपॉन डब्ल्यू एस। प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इन द सिस्टम इज ग्रेटर देन टी, तो सिस्टम में आपको मोर देन टी टाइम लग रहा है, वेट कर रहे हो आप, तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन डब्ल्यू एस। तो वेट करने के लिए सिस्टम में ये हो जाएगा, वेट करने के लिए क्यू में ये हो जाएगा, और आपको सर्विस लेने में बहुत समय लग रहा है तो उसके लिए हो जाएगा ये वाला। फिर चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा कि अनबाउंडेड बाउंडेड वगैरह कब होता है, ये सारी चीज़ें सिंपल हैं। फिर देखिए सिंप्लेक्स के लिए हम अलग से एक वीडियो में देख लेंगे पूरा सिंप्लेक्स, तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है ये। फिर इधर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग वगैरह है, इधर सब फालतू का दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल, तो नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा एन स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन,
टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-1। यहाँ पर n क्या है, जैसे 3x3 के मैट्रिक्स है तो n को यहाँ पर 3 ले रहा है। इसी तरीके से अगर आपको हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो इतना ध्यान में रखिए। बाकी देखिए, जो अभी हम नंबरिंग की बात कर रहे थे कि किस हिसाब से नंबर करना है, अगर आपके दो मशीन में जॉब जा रहे हैं तो किस हिसाब से नंबरिंग करना है, तो देखिए नंबरिंग जो रूल रहता है, तो नंबरिंग का जो रूल है वो रूल दिया गया है फुल्केंसन्स रूल, उसको बोलते हैं फुल्केंसन्स रूल। और इसी तरीके से 2 मशीन और n जॉब के लिए जो मेथड दिया गया है उसको बोलते हैं फुल्केंसन्स रूल, उसको बोलते हैं जॉनसन्स रूल। तो जॉनसन्स रूल हो जाएगा 2 मशीन n जॉब के लिए, और फुल्केंसन्स रूल हो जाएगा नंबरिंग के लिए, नंबरिंग ऑफ इवेंट्स के लिए। फिर जस्ट इन टाइम के बारे में देख लेते हैं। तो जस्ट इन टाइम एक जापानीज मेथड है, जापानीज मेथड। तो जस्ट इन टाइम JIT, इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था टाइची ओहिनो ने। और ये एक कनबन प्रोसेस है, कनबन प्रोसेस के थ्रू वर्क करता है। पुल टाइप ऑफ सिस्टम है, और जो इसका वेस्टेज है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज को एलिमिनेट करने के लिए होता है, मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, ये है जस्ट इन टाइम का काम। देखिए जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है कि हमने तुरंत ऑर्डर दिया किसी चीज को तो हमको तुरंत मिल जाए वो ऑर्डर, ये मतलब जस्ट इन टाइम से रिलेटेड है। और इसका आइडियल बैच साइज जो रहेगा, तो आइडियल बैच साइज कितना रहेगा, 1। आइडियल बैच साइज रहेगा 1। तो इतनी चीज़ें जस्ट इन टाइम में ध्यान रखिए। फिर उसके बाद देखिए, ये तो पता ही होगा कि सेलुलर लेआउट क्या होता है। तो सेलुलर लेआउट को हम यूज़ करते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी में। तो सेलुलर लेआउट हो जाएगा ग्रुप टेक्नोलॉजी में। और देखिए m+n-1 अगर एलोकेशन आपने किए हैं तो वो डिजेनरेसी बताएगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग और सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे, तो फिर उसमें देखेंगे कि जैसे कि आपने यहाँ पर एलोकेशन किया तो मिनिमम 3 एलोकेशन चाहिए। सपोज करिए 2 ही एलोकेशन है तो इसको बोलेंगे तीन है, 3 3 6 -1, मतलब 3m+n 3 3 6 -1 5। तो लेस देन 5 अगर एलोकेशन हमने यहाँ पर किए हैं, सपोज करिए 2 है, एक हमने यहाँ पर किया है और एक यहाँ पर किया है, तो 4 ही एलोकेशन हुआ है। तो लेस देन अगर m+n-1 एलोकेशन है तो उसको हम बोलेंगे डिजेनरेट सॉल्यूशन है अपना। उसके लिए फिर ऑप्टिमाइज करते हैं अलग अलग मेथड से, स्टेपिंग स्टोन मेथड से, और बाकी U+V मेथड हो गया, तो उससे हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 ही तरीके के लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोसेस लेआउट और दूसरा प्रोडक्ट लेआउट। तो अगर प्रोसेस लेआउट के बारे में बात करें तो प्रोसेस लेआउट में क्या रहता है, देखिए प्रोसेस लेआउट में सिमिलर मशीन आर अरेंज्ड एट 1 लोकेशन। तो सारी सिमिलर मशीन को एक ही लोकेशन में अरेंज करेंगे। तो सिमिलर मशीन्स आर अरेंज्ड एट 1 लोकेशन। फिर अरेंज्ड एट 1 लोकेशन, इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लेआउट विथ हायर मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी। तो लेआउट विथ हायर मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी, मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट लेआउट के बारे में बात करें तो देखिए प्रोडक्ट लेआउट में क्या रहता है, प्रोडक्ट लेआउट एक जैसे कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है तो उसके लिए प्रोडक्ट लेआउट को हम यूज़ करते हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, है ना। तो व्हीकल हो जाएगा, व्हीकल के लिए यूज़ करेंगे, और 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। फिर प्रोडक्शन सैम्पलिंग इज सिंपलर। तो
जो प्रोडक्शन रहेगा इज सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम आउटपुट। तो हाई वॉल्यूम आउटपुट यहाँ से मिलेगा, हाई वॉल्यूम आउटपुट, और इफिशियंसी हाई लेबर इफिशियंसी हो जाएगी, हाई लेबर इफिशियंसी रहेगा। और यहाँ पर हम इसको लाइन बैलेंसिंग के थ्रू करते हैं, तो लाइन बैलेंसिंग करेंगे। मेन ध्यान रखिए प्रोडक्ट लेआउट है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लाइन बैलेंसिंग के लिए, और हायर वॉल्यूम आउटपुट मिलेगा, हायर एफिशिएंसी हो जाएगी, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा। प्रोसेस लेआउट में रहेगा सिमिलर मशीन अरेंज्ड एट वन लोकेशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, हायर मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी। तो हायर मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी और सिमिलर मशीन अरेंज्ड एट वन लोकेशन प्रोसेस लेआउट में रहता है। देखिए कुछ चार्ट्स के बारे में याद रखिए, जैसे कि CPU, ठीक है, CPU याद रखिए, CPU है चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट मेजरमेंट डाटा, एट्रीब्यूट मेजरमेंट डाटा मतलब C चार्ट, P चार्ट और U चार्ट एट्रीब्यूट के लिए रहेगा, और वेरिएबिलिटी के लिए क्या रहेगा, मतलब X बार चार्ट जो रहेगा वो रहेगा वेरिएबल मेजरमेंट डाटा। तो वेरिएबल मेजरमेंट डाटा, वेरिएबल मेजरमेंट डाटा हो जाएगा। C चार्ट में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और P चार्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद जैंट चार्ट याद रखिए। तो जैंट चार्ट क्या होता है, जैंट चार्ट इज फॉर प्रोडक्शन शेड्यूल। ये 10 एग्जाम में आ चुका है ये सारी चीजें, तो इसको जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से याद कर लीजिए। बाकी अगर समझ में आप समझ जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वैल्यूज जो रहता है इंडस्ट्रियल में, वैल्यूज का क्या मतलब है, तो वैल्यूज का मतलब है यूटिलिटी अपॉन कॉस्ट, यूटिलिटी अपॉन कॉस्ट। तो कंसिस्टेंसी इन प्रोसेस, R चार्ट हो जाएगा कंसिस्टेंसी इन प्रोसेस, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस, विच चार्ट शोस कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस, तो वो हो जाएगा R चार्ट। इसी तरीके से एक चीज और याद रखिए कि C चार्ट बनता किसके किसके बीच में है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है अपने इंडस्ट्रियल के वीडियो में पहले ही, ये शॉर्ट रिवीजन है, इस वजह से ज्यादा उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कैसे चार्ट बनेगा, क्या कैसे होगा। बस ध्यान रखिए कि C चार्ट में क्या क्या रहता है। तो C चार्ट में नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ C चार्ट और P चार्ट दोनों डिफेक्ट के लिए रहता है ना। तो C चार्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखिए ऑपरेटिंग कर्व पूछता है, तो ऑपरेटिंग कर्व किसके किसके बीच में बनेगा, तो ऑपरेटिंग कर्व बनेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी इधर, और ये परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव या कि फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव। तो इसके बीच ऑपरेटिंग कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। सो हमने आज लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। सो थैंक यू सो मच।